डेली उसकी 4 कमियां गिनवाओ और खुद की 4 अच्छाइयां गिनवाओ भाई। धीरे 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 एक लेवल पे आएगा कि रिलेशनशिप कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो तुम सब्जेक्ट के साथ भी यही करो। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप हो या ये रिलेशनशिप। तुम्हारे और केमिस्ट्री के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, तुम्हारे और फिजिक्स के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यार केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था यार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। उसमें हम देख रहे थे कि क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे फिजिकल चेंज होता है, कैसे केमिकल चेंज होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां किस किस तरीके के ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं। उन सब के बारे में हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है यार। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसे तुम जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3 एक्टिविटी डिस्कस हुई थी। फर्स्ट, व्हाट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकंड, लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। और थर्ड, जिंक ग्रेनुअल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 3 तरीके के एक्टिविटी डिस्कस करके हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, किस किस टाइप से लिखा जा सकता है किसी एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को, और इसके साथ अपन देख रहे होंगे यार किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है हमारे सिलेबस में। वैसे तो इन एक्टिविटीज के बाद सबसे पहला टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आता है। बट पहले बैलेंसिंग कर सीखने से पहले हम ये सीख लें कि किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होते हैं। इसके बाद जब सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम सीख रहे होंगे तो हम ये देख लेंगे कि कैसे किसी एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। इससे पहले तो हम ये देखेंगे, हमारे मतलब मैं जनरली हमेशा से ऐसा पढ़ाता हूं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पहले अपन क्या सिखाते हैं, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं तो आज के लेक्चर में हम ये देख रहे होंगे यार कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या केमिकल इक्वेशन को अपन कैसे लिखते हैं, क्या क्या कंडीशन होता है उसे लिखने के, और कैसे अपन शो करते हैं। तो यहां तुम देखोगे हेडिंग लगी है बेटा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कि भाई अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे थे कि लीड नाइट्रेट जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन था, पोटेशियम आयोडाइड वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन था, जब दोनों को अपन मिक्स किए तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में कलरलेस था। तो हम इस जो हुआ इसका समराइजेशन कैसे करेंगे, इसको किसी को बताएंगे कैसे, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो वर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, एक एरो हेड के हेल्प से अपन रिप्रेजेंट करेंगे और ये बता रहे होंगे कि उधर इन दोनों के रिएक्ट करने से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, तो लीड आयोडाइड, वर्ड फॉर्म में लिखेंगे लीड आयोडाइड, नीचे में ब्रैकेट में लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट या येलो पीपीटी, उधर लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, उधर लिखेंगे कलरलेस सॉल्यूशन, ऐसे करके। तो अगर मैं ये देखूं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देयर आर 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन एज फॉलोस। हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम कोई केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वर्ड। जब अपन वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं वर्ड्स इक्वेशन। लाइक क्या हो रहा था बेटा, जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये कौन है, रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स है, 2 लोग आपस में रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट कौन, जिंक, और सेकंड कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व हो जाएगा। मैं तुमको बताया था कैसा होगा, तो अपन एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में अपन क्या ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले लेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2
SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम कुछ छोटे छोटे जिंक ग्रैनुअल्स डालेंगे बेटा फॉर द रिएक्शन पर्पज। जब हम जिंक कलर के जिंक ग्रैनुअल डालेंगे तो रिएक्शन होगा जिंक प्लस व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैं तुमको बताया था, याद करो, जिंक जर्मन शेफर्ड है और H2 गली का कुत्ता। गली के कुत्ते से रोटी लेने में जर्मन शेफर्ड को जरा भी देर नहीं लगेगा और प्रोडक्ट बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस वॉट, H2। इस रिएक्शन को अगर मैं वर्ड फॉर्म में लिखूं तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होने के बाद हम एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बना क्या, जिंक सल्फेट, और क्या बना, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। ये रिएक्टेंट्स थे, ये क्या बने, प्रोडक्ट बने। तो फर्स्ट टाइप ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इज व्हाट, in terms of words, called word equation। क्या, thus the name of the reactants are written on the left hand side, LHS। reactants को अपन किधर लिखते हैं, LHS, with a plus sign between them। the name of product are written on the right hand side, RHS, written with plus sign between them। हम प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, कि कौन कौन सा मिला है, देम, एंड एन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, एक एरो रखते हैं, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड्स प्रोडक्ट। हमारे लाइफ का भी जर्नी ऐसे ही चलता है, हम किसी एक कंडीशन से स्टार्ट करके हमारी जर्नी हम ट्रैवल करते हैं। तो जो ट्रैवलिंग की जर्नी होती है वो हमारा डायरेक्शन डिसाइड करती है। हमें हमेशा बोला जाता है कि चूज ऑलवेज अ राइट डायरेक्शन। हमें एक स्पेसिफिक राइट एरो हेड के डायरेक्शन में हमारे लाइफ में मोशन करना चाहिए, जिससे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। तुम ये मेंटालिटी मत बनाओ केमिस्ट्री टफ है। हर दिन किसी से शिकायत करते रहोगे ना बेटा, हर दिन किसी सब्जेक्ट से या किसी इंसान से या किसी मैटर में या किसी भी एनीथिंग इन योर लाइफ से तुम अगर शिकायत करते रहोगे, डेली 4 कंप्लेन करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी और उसके बीच में सेपरेशन आ जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज से डिस्टेंस मेंटेन करना है, इवन दो तुम किसी रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप को तुम्हें बिगाड़ना है ना बेटा, तो तुम बस एक काम करना स्टार्ट कर दो, 4 कमियां उसका डेली गिनवाओ। तुम वैसे, तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऐसा, मैं वैसा। तुम्हारी 4 अच्छाइयां गिनवा दो और सामने वाले की 4 बुराइयां गिनवा दो। बस थोड़े दिनों में तुम्हारा रिलेशनशिप या तुम्हारा कोई भी मैटर इतना बुरा हो जाएगा कि तुम्हारे बीच में एक लंबा गैप दिखने लगेगा, वो सेपरेशन आ जाएगा तुम्हारे बीच में। तो अगर तुम किसी सब्जेक्ट्स में भी ये कर रहे हो कि तुम डेली ये कंप्लेन कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास फिर से मौका है, नए क्लास में हो, नए ईयर में हो, न्यू सिलेबस में हो, तो तुम्हारे पास पूरा मौका है। तुम स्टार्टिंग से अगर तुम इंटरेस्ट डेवलप करोगे उस सब्जेक्ट के लिए या तुम उसमें एफर्ट पुट करोगे तो क्यों नहीं होगा यार। किसी भी रिलेशनशिप को एक्सट्रीम बिगाड़ना है ना, वो किसी का भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट डॉटर का हो, पेरेंट सन का हो, या तुम जो समझ रहे हो वो भी रिलेशनशिप हो, है ना। अगर तुम्हें उसे खत्म करना है ना, तो बस डेली उसकी 4 कमियां गिनवाओ और खुद की 4 अच्छाइयां गिनवाओ भाई। धीरे धीरे एक लेवल पे आएगा कि रिलेशनशिप कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो तुम सब्जेक्ट के साथ भी यही करो। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप हो या ये रिलेशनशिप। तुम्हारे और केमिस्ट्री के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, तुम्हारे और फिजिक्स के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, और तुम्हारे और मैथ्स के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। उस पर भी तुम्हें उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना किसी और चीज में टाइम देते हो, तभी कुछ होगा, समझ रहे हो, वरना क्या ही हो पाएगा। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, तो सेम रिएक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं कि अगर जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा था,
सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। आगे क्या होगा बेटा, तुम जानते हो ZnSO4 प्लस वॉट H2। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, द शॉर्टहैंड मेथड of representing a chemical reaction in terms of symbols and formula of the different reactants and products is called chemical equation। हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स ले लेते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला। जैसे कि जिंक का सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। उसे अपन रिएक्टेंट्स के साइड में इन द सेंस LHS में लिखे और एक एरो हेड के हेल्प से रिएक्शन का फ्यूचर डिसाइड किया, जिसमें हमने क्या रखा, ZnSO4 प्लस H2। तो दो तरीके के रिएक्शंस पॉसिबल हैं, उनको हमने डिस्कस किया कि क्या किस किस पॉसिबल मैनर में हो सकते हैं। अब इसके बाद कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बट मैं तुम्हें बताया था कि मैं पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाते दिखूंगा, क्योंकि पहले रिएक्शन इक्वेशन ये तो समझ लें, फिर अपन बैलेंसिंग करते रहेंगे जितना आएगा, ठीक है। अभी मैं किसी भी टाइप का बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो तुम्हें रिएक्शन के बारे में ही पता नहीं है कि ये किस चीज़ का रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है। इससे तो बेटर यही है ना बच्चों की अपन ये डिसाइड कर लें कि भाई देख ऐसा है कि अपन पहले सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे अपन क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमने डिस्कस किया। सेकंड डिस्कसिंग टॉपिक इज व्हाट देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, चलो करवा दिए, आपस में लड़ा झगड़ा के सान घाट के एक कर दिए, तो कितने टाइप से रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। तो जनरली उस पे बेस्ड टॉपिक है। फर्स्ट इज व्हाट देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन इन द सेंस समथिंग कंबाइंस टुगेदर टू और मोर देन टू कंपाउंड और एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट और एलिमेंट और कंपाउंड आपस में क्या हो रहा है, कंबाइंस हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जैसे कि अभी IPL का सीजन चल रहा है, 11 प्लेयर आपस में मीट करते हैं और एक टीम बनाते हैं, सिंगल टीम। कॉम्बिनेशन, यहाँ तुम देखोगे डिकम्पोजिशन, नाम से स्पष्ट है डिकम्पोजिशन क्या होता है, समथिंग विच इज ब्रेक डाउन टू टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड आपस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में। जनरली ये रिएक्शन सॉल्यूशंस में देखा जाता है। तुम देखोगे कि एक ज़्यादा रिएक्टिव, लाइफ में भी ऐसी होता है, अगर तुम किसी के लाइफ में तब तक अच्छे बने रहोगे जब तक तुमसे कोई ज़्यादा स्पेशल पर्सन उसके लाइफ में ना आ जाए। तुम मानो न मानो ये चीज़ होता है। तुम किसी भी रिलेशनशिप में हो या तुम कहीं भी अपना पोजीशन बना के रखे हो या तुम तुम्हारे क्लास के टॉपर हो या कुछ भी हो, तुम्हारा एक लेवल तभी तक बना रहेगा जब तक कि तुमसे हायर लेवल का एक इंसान ना आ जाए। जब वो आ जाएगा तब तक तुम्हें डिस्प्लेस कर लेगा और तुम्हारा पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगा। थर्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड के बीच में इसका एक एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा, इसका एक एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा, दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा, क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तुम जानते हो जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का। हम यहाँ कई कलर का प्रेसिपिटेट देखेंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट पढ़ाऊंगा, ब्लूइश व्हाइट का प्रेसिपिटेट पढ़ाऊंगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, कई सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जनरली सिक्स्थ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब हमको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हमें माइल्ड बेस बेकिंग सोडा या कुछ भी
सोडा पीने के लिए कहा जाता है। होता क्या है, जब हम एक्सट्रीम अमाउंट का एसिड कंज्यूम करते हैं या हमारे स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ बेस उस एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे। जब सॉल्ट फॉर्म करेंगे तो वाटर भी फॉर्म होगा और सारा एसिड की एसिडिटी या एक्सट्रीम बेस की बेसिसिटी सब क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मम्मी न्यूट्रलाइज करती है, तुम्हें कुछ कुछ बोल के या तुम्हें कुछ भी करके न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जब किसी भी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। लास्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें तुम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखोगे कि ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन गेन होगा तो रिडक्शन होगा, है ना, ये सब तुम देखोगे यहाँ पे। तो इस तरीके का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे होंगे यार। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है कि हम क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होके एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे जहां हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हो रही है। जहां कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होगी ऐसे सो होगा, वहां पे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डील कर रहे होंगे। तो यहां हम क्या देखेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स, 2 or more elements or compounds combine together to form a single compound are called what, combination reaction। हम देखेंगे कि 2 or more than 2 elements or compounds combine together to form a single product, क्या बोलेंगे अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई बार इस रिएक्शंस में एनर्जी देनी भी पड़ती है, कई बार इस रिएक्शन में एनर्जी हमको इवॉल्व भी होते दिखता है। जैसे कि हम एक एक्टिविटी डिस्कस किए थे, व्हाट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन Mg+O2, ये हमको दिया था 2 MgO। इसमें हमको हीट एनर्जी देनी पड़ी थी विद द हेल्प ऑफ गैस बर्नर या बर्नर। हम हीट एनर्जी दिए थे, तब मैग्नीशियम सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। यहाँ 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ भी एक क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने तरीके के पॉसिबल है हमारे सिलेबस में, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे। या कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होगा, कई बार एक एलिमेंट्स एक कंपाउंड के साथ प्रॉपर कंबाइन करेगा, कई बार 2 एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कई बार क्या होगा, तो 2 कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करेंगे और हमारा रिएक्शन होता दिख रहा होगा। तो अगर इस रिएक्शन में मैं आगे बढ़ाऊं तो होता क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। जनरली मैग्नीशियम का रिबन लैब में होता है तो सराउंडिंग के मॉइस्चर से उसमें क्या लग जाता है बेटा, एक लेयर लग जाता है। उस लेयर को व्हाइट लेयर लग जाता है, व्हाइट लेयर। उस व्हाइट लेयर को सैंड पेपर के हेल्प से रब करके अपन हटा लेते हैं तो हमको क्लियर मैग्नीशियम मिलता है। क्लियर मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गैस बर्नर और विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। टोंग्स से इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन को तुम पकड़ोगे तो उससे एक हार्मफुल डेजलिंग लाइट निकलती है जो हमारे आइस के साथ साथ हाथ के लिए भी हार्मफुल होता है। अब हाथ में डायरेक्ट अगर डेजलिंग लाइट गिरेगा तो हाथ में भी तो जलने की चांसेस होंगे, है ना। तो इसलिए हम विद द हेल्प ऑफ टोंग्स पकड़ लेते हैं और उससे जलाने की कोशिश करते हैं। जनरली जलाना इन द सेंस हम क्या दे रहे होते हैं, हीट एनर्जी दे रहे होते हैं। हीट एनर्जी जब देते हैं
तो वो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बेटा। ऑक्सीजन डाई मॉलिक्यूल है तो उसे, या डाई एटॉमिक है तो उसे O2 लिखना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इसे 2 मॉलिक्यूल, इसे 2 मॉलिक्यूल, तो ये 2MgO बनाएगा। यहाँ तुम देखोगे कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वापस एक फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाए बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम कई सारे प्रिकॉशंस या कॉशंस भी होते हैं, लाइक ऐसे कि हमें स्पेक्स वियर करना चाहिए, ग्लास यूज़ करना चाहिए, या हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए हमारे आँख को। जैसे वेल्डिंग शॉप्स में तुम देखोगे जब वेल्डर वेल्डिंग कर रहा होता है तो उससे एक स्पेसिफिक लाइट निकलता है जो हमारे आइज़ के लिए हाईली हार्मफुल होते हैं। उसे हम नेक्ड आई से देखेंगे तो हमारे आई का पावर कम होगा, यहाँ आइज़ को कई सारे दिक्कत झेलने पड़ेंगे। इसीलिए वहां भी हमें सजेस्ट किया जाता है कि एक स्पेक्स या स्पेसिफिक ग्लास यूज करें। अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूं तो क्विक लाइम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे अपन पुकारते हैं। क्विक लाइम को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये बनता है बेटा स्लैग्ड लाइम। जैसे कि घर में जब अपन को दिवाली सीजन में या फेस्टिव सीजन में या घर में कोई फंक्शन होगा, फैमिली फंक्शन, तो अपन घर को वाइट वॉश कराते हैं। जब अपन वाइट वॉश कराते हैं तो बाहर से वाइट वॉश ले आते हैं। वाइट वॉश को ऐसे, सूखा वाइट वॉश को वॉल्स में थोड़ी मारोगे का, ऐसे चिपक जा ऐसे करके नहीं मारते हैं। वाइट वॉश को एक कंटेनर में रखते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं। जब व्हाइट वॉश को कंटेनर में रखते हैं लाइक दिस, देखो यहाँ व्हाइट कलर के चूने के पत्थर लाइम स्टोन्स हैं, क्विक लाइम, इसमें अपन क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, वाटर। जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होता है, क्योंकि जो पॉट होता है वो वार्मर फील होता है। याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ जब अपन पानी डालेंगे तो उससे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज होगा वो तो अपनी जगह, बट जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में है क्या बच्चों, ये आपस में है कैल्शियम ऑक्साइड और HOH। यहाँ तुम देखोगे 2 OH मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। The above reaction is used in white wash of the walls। ये रिएक्शन हम यूज करते हैं white walls। ठीक, हम क्या करते हैं, दीवार में पेंट वेंट करने के लिए इसे यूज करते हैं। क्या करते हैं, लाइम, क्विक लाइम घर में लाके पानी में मिला देते हैं, फिर ये बन जाता है और इसे हम किस में, दीवार में अप्लाई करते हैं। जब अपन अप्लाई करते हैं इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये क्या करता है बेटा, सराउंडिंग में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब अपन वॉल में इसे अप्लाई कर देते हैं तो सराउंडिंग में सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से ये स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है। जब स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो एक थिन साइनिस लेयर बनाता है ऑन द वॉल्स, जो वॉल को साइनिंग देता है। वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। कैसे बनता है, तो हम रिएक्ट कराएंगे CO2 से, तो ये कितना है बेटा, Ca, 2 OH और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CO2 ना, CO2। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है CaCO3 और H2O। तो ये बनेगा बेटा CaCO3 प्लस H2O। वाटर जो होगा उसमें वो सराउंडिंग के टेम्परेचर या इधर उधर से क्या होगा,
वाटर वेपर में तब्दील हो जाएगा, इन द सेंस चेंज हो जाएगा, और CaCO3 एक साइनिंग लेयर बनेगा वॉल्स में जो कुछ दिनों के लिए होगा। इसीलिए जब हम नया पेंट करवाते हैं, नया वाइट वॉश करवाते हैं, तो वॉल्स काफ़ी साइनिस होते हैं बिकॉज ऑफ above reaction. Quicklime reacts with water to form slacked lime. स्लैग लाइम को अपन क्या करते हैं, वॉल्स में अप्लाई करते हैं। यहाँ भी हम देखेंगे कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तुमको पूछेगा व्हाइट वॉश का रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ, ठीक है। यहाँ पे फिर स्लैग लाइम सराउंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। वाटर क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, बचेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जो एक हाईली साइनिस वॉल्स देगा, जिससे 4 लोग आएंगे और तुम्हारे घर की तारीफ करेंगे, पतवा लिए हैं, बढ़िया पेंट वेंट करा रहे हो, पैसे भरे हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां नया चप्पल खरीद के लाओगे तो भी अमीर आदमी बोलते हैं। क्या बात है यार, नया चप्पल खरीदा है, अमीर आदमी है। कुछ भी नया, ऐसे मतलब तुम एक नया वॉच खरीद लो, वाह वाह वाह, नया वॉच खरीदा, बड़े लोग, बड़े आदमी, अब भाई चप्पल है 250 रुपए का, इसमें कौन सा बड़े लोग और कौन सा क्या है, कुछ भी है ना। उसके बाद अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इस तरीके से डील करूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट, देन तुम देखोगे कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, ऑक्सीजन गैस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा, क्या बनाएगा, वाटर। आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट बनाएगा, आयरन सल्फाइड FeS। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाएगा HCl गैस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। कॉमन सॉल्ट, जिसे तुम डेली सुबह शाम दिन रात चखते रहते हो। जनरली हमें नशा, सबसे बड़ा नशा नमक का होता है, ठीक है। हमारी बॉडी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नमक मांग करती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर मैं नमक बिना खाए भी रह सकता हूँ, एकदम रह सकते हो। कितने दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन फ्रूट्स खा के चलोगे भाई, कितने दिन मिठाई ही मिठाई खा के चलोगे। हमारी बॉडी भूख लगती है, उसके साथ साथ ये भी मांग करती है कि तुम कुछ मुझे नमकीन दो, सॉल्टी चीज़ दो, स्पाइसी चीज़ दो, जिसमें होता क्या है, NaCl, जिससे हमारी सारी भूख शांत होती है। समझ पा रहे हो। तो सबसे बड़ा नशा तो इंसान नमक का करता है। उसके बाद अगर मैं बिटवीन 2 कंपाउंड्स देखूं तो NH3 ऑल्सो कॉल्ड अमोनिया एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl क्या बनाएगा बेटा, NH4Cl। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3, मतलब एक साइनिंग लेयर कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो NH4 ट्वाइस SO4, ठीक। तो ये तुम नोट कर लेना बेटा। नोट करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एक बार इसे नोट कर लो, जिसमें तुम्हें समझ आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट, बिटवीन 2 कंपाउंड, बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स कैसे हो रहा होता है। और इस तरीके से हम ये टॉपिक को खत्म कर दिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अगर हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि कुछ एक सिंपलर सब्सटेंस या एक सिंपलर कंपाउंड आपस में ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस और कंपाउंड में टूटेगा भाई, हैं। तुम टूटते हो तो तुम्हारे पास कई सारे थॉट्स आते हैं ना, जब तुम्हें कोई तोड़ देता है। हमें तोड़ने के लिए बहुत लोग होते हैं, है ना, बहुत लोग तोड़ देता है। कभी कभार जैसे अभी लास्ट बार 10th का रिजल्ट आया, मेरे पास 10th के काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अगर तुम पता करोगे कि मेरे पास 10th के कितने रिजल्ट हैं, तो मेरे पास इस बार भी 97 लगा है, 95 है, 93, 92, 91 सारे रैंक मेरे पास हैं।
इन सब परसेंटेज के, तो वो तो सब अपनी जगह, वो बहुत सारे टीचर्स के पास होंगे। मेहनत थी इस बार एक आध इंडिया रैंक लगाने की, तो वो हो नहीं पाया, शायद इस बार किस्मत में नहीं था, जिस दिन होगा हो जाएगा इंडिया रैंक भी। कोशिश किए थे इस बार, एक्सट्रीम कोशिश किए थे इंडिया रैंक के लिए, हो नहीं पाया। खैर मैं बात कर रहा हूँ कि हमें तोड़ते कब कब हैं। जनरली अभी रिजल्ट आया तो कई सारे पेरेंट्स ना बच्चों को एकदम ऑब्जेक्टिफिकेशन टाइप ले लेते हैं, मतलब उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि मतलब ऐसे नहीं पढ़ रहा है, वैसे नहीं पढ़ रहा है, नाम डुबा दिया, इतना गंदा रिजल्ट लाया, ये ले आया, वो ले आया। तो और साथ में कंपैरिजन भी करने लगते हैं कि तेरा वो वाला दोस्त ऐसे ले आया, तेरा ये वाला दोस्त ऐसे ले आया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जनरली मैं अभी बताया था कि किसी अगर रिश्ते को बर्बाद करना है ना, या डिस्टेंस मेंटेन करना है, या सेपरेशन लाना है, तो बस कमियां निकालना शुरू कर दो। उसके 4 कमियां तुम डेली गिनवाते रहो, तू ऐसा, तू वैसा, तुझमें ये कमी, तुझमें वो कमी, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है, और खुद की अच्छाइयां गिनवाया करो कि मैं तेरे लिए वो किया, मैं तेरे लिए ऐसे किया, मैं तेरे लिए ये किया। फिर ना बेटा वो रिश्ता नहीं रह जाएगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा, है ना। जनरली पेरेंट्स भी जाने अनजाने में यही कर रहे होते हैं। हम तुझे इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तुझे इतनी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, फोन दे दिए, बुक दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, हमारे जमाने में ऐसे होता था, तुम्हारे जमाने में ऐसे होता है, तू ये नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, 24 घंटा फोन चला रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। हाँ ठीक है तुम्हारी बात, बच्चा 24 घंटा फोन चला रहा है, बट बोलने के भी तरीके होते हैं। Parents need to understand that comparison is not motivation। कभी भी एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपेयर करके हमको ये लगता है कि इसे मोटिवेट हो जाएगा बच्चा, उसके अंदर दर्द उठेगा तो वो करने लगेगा, नहीं भाई वहाँ कुछ और हो रहा है, ठीक है। एक छोटे से बच्चे को इतना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता। तुम हो 40 साल के, 50 साल के, वो तो अभी 14-15 साल का है, उसे कैसे नॉलेज होगा, वो तो सिर्फ ऑफेंड होगा। तो समझाने के तरीके होते हैं, बच्चे जनरली इसमें टूट जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तरीके और भी हो सकते हैं, उन तरीकों को अपनाना चाहिए। बच्चा एक काफ़ी अच्छा, अब कैसे बोलूँ, बच्चा एक काफ़ी बड़ा चीज़ होता है यार, ठीक है, बड़ी बात होती है, उसे उतना ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और हर किसी में पढ़ाई लिखाई होता भी नहीं यार, हर कोई कैसे पढ़ सकता है, मैं इस बात को एकदम नहीं मानता। टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन to give 2 or more simpler substances are called decomposition reaction। हम क्या करेंगे, एक सिंगल कंपाउंड को 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और यहाँ देख रहे होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। दीज आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साफ बात है, वहाँ जुड़ रहा है, यहाँ टूट रहा है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस takes place only when the energy in the form of heat, electricity or light is supplied. Thus there are 3 types of decomposition reaction possible. These are, जब हमको किसी चीज को तोड़ना होता है या किसी रिलेशन को तोड़ना होता है या किसी प्रोडक्ट को तोड़ना होता है, किसी मैटर को तोड़ना होता है, या किसी 2 दोस्तों के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक करनी होती है, या कुछ भी दुनिया में तोड़ना पड़ता है, तो हमें एक अमाउंट की एनर्जी लगती है। सेम थिंग अगर केमिकल रिएक्शंस में किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है तो वहाँ भी हमें एनर्जी लगती है। और हमारे सिलेबस में अभी 3 टाइप का एनर्जी है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। सनलाइट से भी हम कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो इन ब्रेक डाउन की कहानी में हम 3 टाइप का रिएक्शंस पढ़ेंगे। 3 टाइप के रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो किस किस टाइप के हैं, तो सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस when electric current is passed through the compound in the molten state or in aqueous solution. These are
called electrolytic decomposition reaction और सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है बेटा ब्रेकडाउन, कुछ चीज को तुम तोड़ रहे हो। किसके हेल्प से तोड़ रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट से। किसके? इलेक्ट्रिक करंट से। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम पढ़े होगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर को अपन ब्रेक डाउन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब किसी केमिकल कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ब्रेक डाउन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ना, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब कोई केमिकल कंपाउंड को अपन हीट प्रोवाइड करते हैं, इतना हीट देते हैं, इतना हीट देते हैं, इतना हीट देते हैं कि वो टूट जाता है, और उस टाइप के तोड़ने ताड़ने के रिएक्शन को बोलते हैं अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज दिस रिएक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। व्हाट? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी के हेल्प से जो केमिकल कंपाउंड को अपन ब्रेक डाउन करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या पुकारेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट, सनलाइट, फोटो, दीज आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंपली फोटोलाइसिस। जनरली हम लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को या कॉर्पस्क्यूलर को, जिसे न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगा, जनरली न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के बारे में थ्योरी दी थी कि लाइट पार्टिकल्स का एक सम है। मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वो पार्टिकल नेचर शो करता है। ईच पार्टिकल को कॉर्पस्क्यूलर पुकारते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, उसे अपन फोटोन पुकारते हैं। तो जनरली कोई लाइट एनर्जी के हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके हेल्प से? लाइट एनर्जी के हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसे अपन क्या पुकारेंगे? फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपन उससे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पुकारेंगे। सबसे पहला डिस्कस करता हूं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एट ऑल। तुम एकदम ध्यान से देखना। टॉपिक है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का एक और रिएक्शन हम पढ़े थे, लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। प्रॉपर इंटरेस्ट लो तभी मैं कुछ करवा पाऊंगा, है ना? ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें सुधारने आया हूं, तो तुम ये शेर मत मारो कि सर बहुत मेहनत से बिगाड़ा है हमने अपने आप को और आप हमें मत सुधारिए। ठीक है, ये शेर है एक जनरल, ऐसे लाइंस तुम मत मारो। ठीक है, भले तुम मुझे नहीं मार रहे हो, बट तुम अपने आप को यही बोलते फिरते रहते हो अंदर से, जो तुम्हें भी नहीं पता चलता कि तुम ऐसा बोल रहे हो। जनरली फिजिक्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक का एग्जाम्पल बन सकता है ये, है ना? ठीक, बहुत मेहनत से बिगाड़ा है सर हमने अपने आप को, बड़ी मेहनत से ये आलसीपना हम अपने अंदर लाए हैं, तो तुम और मेहनत करके हमें सुधारो मत, हमें अपने हाल में छोड़ दो। ठीक, ये वाला टेम्परामेंट अलग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लीड नाइट्रेट लेते हैं, जनरली लीड नाइट्रेट का पाउडर कलरलेस होता है, वाइट कलर का। उसे किस में लेंगे? एक बॉइलिंग ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर या टोंग्स के हेल्प से उसे हम पकड़ेंगे। और थर्मल डिकम्पोजिशन है तो नीचे से गैस बर्नर के हेल्प से अपन क्या देंगे बेटा? तो हीट एनर्जी देंगे। तो व्हाइट कलर का जो लीड नाइट्रेट का पाउडर होगा, क्या होगा बेटा? लीड नाइट्रेट का पाउडर। इसे हम 2 अमाउंट का लेंगे, 2 PbNO3 ट्वाइस। ये है लीड नाइट्रेट जिसके बारे में हम पढ़े हैं। इसका कलर कुछ नहीं होता, तो इसे अपन कलरलेस पुकारेंगे। इसका पाउडर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? पाउडर। जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा। किसमें? ये देखते हैं, है ना? यहाँ कितने Pb हैं बेटा? तो 2 Pb हैं।
नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन 2 और 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे है 4 अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है, तो मैं उसे इस तरीके से लिख देता हूं 4 3 जा 12। अब यहां सबसे पहला यहां पे बनता है येलो रेसिड्यू बिहाइंड द टेस्ट ट्यूब। येलो कलर का रेसिड्यू बनता है, वो होता है लीड आयोडाइड। तो वो कैसा बनेगा, तो 2PbO यहां बनेगा बेटा 2PbO, ये होगा येलो कलर, ठीक है। उसके साथ बनेगा 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब एक NO2, दूसरा NO2, और यहां पे मैं और 2 नाइट्रोजन के लिए बना देता हूं। यहां बनेगा 4 NO2 प्लस यहां देखोगे 2 ऑक्सीजन भी बच गए हैं। यहां पे तुम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रेडिश ब्राउन फ्यूम में देखोगे, फ्यूम यहां से तुम मैं कलर में अगर मैं शो कर दूं तो यहां ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे पढ़ना पड़ता है। क्या बेटा, एक कलरलेस लीड नाइट्रेट ले रहे हैं, कलरलेस, उसे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट, ताकि ये डिकम्पोज हो। वो क्या बनाता है, येलो कलर का लीड ऑक्साइड। क्या बनाता है, येलो कलर का लीड ऑक्साइड। उससे रेडिश ब्राउन का फ्यूम निकलता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। साथ में यहाँ क्या देना पड़ रहा है बेटा, हीट। कोई रिएक्शन में हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। सच अ रिएक्शन कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से कई सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक कलरलेस कंपाउंड से हम ब्राउन रेसिड्यू कैसे, ब्राउन फ्यूम कैसे निकालेंगे। एक कलरलेस कंपाउंड से अपन येलो रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ जिसमें ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, ठीक है, ऐसा निकालेंगे अपन। एजल्सन टेस्टिंग में आ जाएगा कि एक कलरलेस कंपाउंड रेडिश ब्राउन देता है। रीजन में पूछेगा तुमको कि लीड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो तुम बोलोगे कि एजल्सन इज true and reasons is A and R are true, मतलब assertion and reason are true and reason the correct explanation of A। ठीक, कई बार assertion सही देगा, रिएक्शन मतलब रीजन भी सही देगा, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा। तो कई सारे पॉसिबिलिटी हैं जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकेंड टॉपिक है बेटा क्या, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, कि अपन फेरस सल्फेट क्रिस्टल का थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं बेटा, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स पहले होते हैं ग्रीन कलर के, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स पहले क्या होते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके के, इन क्रिस्टल्स को लेते हैं। इन क्रिस्टल्स को लेने के बाद हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, हीट। जब अपन हीट प्रोवाइड करते हैं तो बनता है ये Fe2O3 इन द सेंस फेरिक ऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। आयरन के जनरली 3 ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन का पहला ऑक्साइड FeO, फेरस ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, और Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड। 3 ऑक्साइड नोट कर लेना आयरन के। अलग अलग तरीके के रिएक्शन में अलग अलग तरीके का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जब अपन फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। डेप्थ में पढ़ना है केमिस्ट्री ना।
फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होगा? तो ग्रीन कलर का होगा। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे, क्या देंगे? हीट देंगे, तो उसमें बर्निंग सल्फर, किसका बेटा? बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा। किसका? बर्निंग सल्फर का। और धीरे 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 फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में। यहां मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2O हेप्टाहाइड्रेटेड, इसको अपन क्या करते हैं बेटा? हीट देते हैं। जब अपन हीट देंगे तो इससे 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएंगे, वाटर वेपर बनके। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि हीट एनर्जी दे रहे हैं ना। हीट एनर्जी क्या करेगा? याद करो 9th में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस भी ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। जब हीट एनर्जी देंगे तो उन्हें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और वो निकल लेंगे भाई वाटर वेपर बनके। ठीक है, और हमको मिलेगा ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब अपन अगेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? हीट। तो कितने हैं बेटा? 2 आयरन और कितने हैं? 2 सल्फर। ऑक्सीजन 4 2 8, ऑक्सीजन 4 2 8। तो क्या बनाएगा? Fe2O3। क्या बनाएगा? SO3। क्या बनाएगा? SO2। तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ तुम देखोगे जब हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा और ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा, इस कलर का। तो हम एक रिएक्शन पढ़े जिसमें ग्रीन कलर को किस में कन्वर्ट किए? रेडिश ब्राउन कलर में, या रेड कलर में, या ब्राउन कलर में, है ना। क्या किए? तो एक ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए, हेप्टाहाइड्रेटेड, जिसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स थे, उसको विद द हेल्प ऑफ बर्नर हीट एनर्जी प्रोवाइड किए। अगर एनर्जी हम दिए हैं, सच अ रिएक्शन कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हर चीज को नोट करना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उससे क्या हुआ? पहले 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर निकल गए। धीरे धीरे हम देखें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकले। ऐसे में हम देखें कि यहाँ पे जो बचा हुआ था वो था फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, वो था रेडिश ब्राउन कलर का, लाइक दिस, रेडिश ब्राउन कलर का। तो इस तरीके से हमने एक और रिएक्शन पढ़ा जिसमें कई सारी चीजें पढ़ने की कोशिश किए। तुम उसे उसी तरीके से नोट करो जैसे तुम्हें याद रहे। एक और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम इसे ध्यान देना, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। सिमिलरली कॉपर सल्फेट, जैसे आगे, क्रिस्टल्स विच आर ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। ऑन हीटिंग 100 डिग्री सेल्सियस लॉस्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब अपन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, जिसमें पेंटाहाइड्रेटेड होता है, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, उसे अपन हीट करते हैं। कितने में? कितने में? याद रखना ना, कितने में? 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करेगा? लूज करेगा। उसके बाद बनाएगा कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड, अभी भी उसमें 1 मॉलिक्यूल का वाटर है। इसके बाद अपन फर्दर हीटिंग करते हैं, विच इज ब्लूइश व्हाइट पाउडर
विच ऑन हीटिंग टू 230 to 50 डिग्री सेल्सियस, जब 230 से 250 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल को भी हटा देता है और बनता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मतलब सूखा कॉपर पाउडर, कॉपर सल्फेट का पाउडर, जो क्या होता है व्हाइट कलर का होता है। हम क्या करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में क्या करते हैं अपन ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेते हैं, कौन होता है तो CuSO4 into 5H2। जब हम इसे लेते हैं फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो ये बनता है बेटा CuSO4 into H2O। 5H2O में से 4H2O निकल लेगा तो बचेगा सिंगल H2O। फिर उसे फर्दर अपन क्या करते हैं हीट देते हैं, क्या देते हैं हीट देते हैं लाइक दिस। देखो सबसे पहले CuSO4 into 5H2O, इसे कितना देंगे बेटा 100 डिग्री सेल्सियस बनाएगा CuSO4 into H2O। फर्दर इसे देंगे 230 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनाएगा बेटा CuSO4 नॉर्मल। ये होगा वाइट कलर का, ये होगा ब्लू कलर का, ये होगा ब्लूइश वाइट। कितनी कहानी है देख रहे हो बेटा, ठीक ऐसे पढ़ी जाती है। CuSO4 into 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ब्लू कलर का, 100 डिग्री सेल्सियस का हीट देंगे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल लेगा, सिंगल मॉलिक्यूल बचेगा, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड ब्लूइश वाइट कलर का होगा। फर्दर हम 230 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस में अपन हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड बनेगा, क्या बनेगा कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड, और ये वाइट कलर का होगा, क्या होगा वाइट कलर का। द एनहाइड्रस सॉल्ट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली डिकम्पोज कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर मैं फिर इसे हीट प्रोवाइड करूं कॉपर सल्फेट को फर्दर हीटिंग तो क्या बनाएगा, कितने कॉपर बेटा 4, सल्फर कितने 4, ऑक्सीजन 4 4 जा 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, क्या सर गिनती गिन रहे हो, गिनना तो पड़ेगा भाई। अब यहां क्या क्या बनेगा, ठीक तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक 2 ठो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और 2 ठो बनेगा बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन 336 इतने को ले लेगा और बनेगा ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा 4CuO 2SO2 2SO3 प्लस O2। इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो पहले ब्लू कलर का एक कंपाउंड लिए, क्या याद रखना, क्या कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, पेंटाहाइड्रेटेड 100 डिग्री सेल्सियस ब्लूइश वाइट एक वाटर मॉलिक्यूल रखा है, फिर 230 250 में वाइट कलर का हो गया, वाइट कलर का को हीट दिए तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा BLACK। तो हम ब्लू कंपाउंड से ब्लैक कंपाउंड ले आए, किसके हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, किसके हेल्प से एंडोथर्मिक रिएक्शन के, किसके हेल्प से हीट प्रोवाइड करके, किसके हेल्प से तो फर्दर रिएक्शन से। तो कुछ भी टफ नहीं है बेटा, तुम जो समझ रहे हो ये टफ है वो टफ है, हैया है,
समझ रहे हो, कुछ टफ नहीं है, कितना आसान शब्दों में मैं तुझे समझाने की कोशिश किया हूँ। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तो एक कंपाउंड होगा, उसे हीट प्रोवाइड करना है। हीट प्रोवाइड करोगे तो थर्मल एनर्जी मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस में। यहाँ एक कंपाउंड था, उसे हम कितने कंपाउंड्स में ब्रेक किए तुम देख पा रहे हो। यहाँ हम क्या किए, कौन से कलर से, ब्लू कलर से। किस में कन्वर्ट किए बेटा, किस में, बोलो बोलो, हम कन्वर्ट किए ब्लैक कलर में, कि कॉपर ऑक्साइड को। तो इस तरीके का हमारा रिएक्शन खत्म हुआ। और एक रिएक्शन एडिशनल तुम अगर पढ़ना चाहो, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग। तो लाइमस्टोन को जब अपन हीट करते हैं, किसे, CaCO3 को, तो ये बनता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब अपन इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इतने तक में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म होता है। अब हमारे पास 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन बचे। क्या क्या बच्चों, पहला हमने डिस्कस किया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तुम पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।